आचार्य कुंद स्वामी की कथाएं 2000 साल पहले लिखी गई और आज जितना डेवलपमेंट साइंस का दिखता है उसमें कहीं न कहीं आचार्यों की इन पंक्तियों का योगदान दिखता है। जब आचार्यों की इन पंक्तियों को गहराई से पढ़ा तो पता लगा वर्तमान में जितनी भी रिसर्च हो रही है ये सारी की सारी रिसर्च कहीं न कहीं जैन आचार्यों के द्वारा लिखे गए साहित्य में छिपी है। जितना विस्तार है हम उसे समझ नहीं पाते हैं और हमें साइंस की महिमा आती। जिसको देखो उसके हृदय में साइंस की महिमा है, साइंटिस्ट लोगों की महिमा है, वैज्ञानिकों की महिमा है। जैन दर्शन की भी बात करो तो लोग ये कहते हैं पंडित जी थोड़ा सा साइंस की दृष्टि से समझें। जैन ज्योग्राफी की बात करो तो लोग ये कहते हैं कि साइंस की दृष्टि से बतलाओ। मुझे ये समझ में नहीं आता है विज्ञान क्या भगवान हो गया है तुम्हारे लिए? क्या लगता है? विज्ञान कहते तो सच और हमारे आचार्यों ने कहा उस बात पे भरोसा नहीं है। मैं 50 तर्क देकर इस बात को सिद्ध कर सकता हूं कि हमारे आचार्यों द्वारा कही गई बात उन वैज्ञानिकों से कई गुना अच्छी है। कई गुना क्या, अनंत गुना अच्छी है। कहीं कंपैरिजन ही नहीं हो सकता दोनों में, किसी भी रूप में कंपैरिजन नहीं हो सकता। एक तरफ वे लोग हैं जो दिन में 3-3 बोतल शराब पीने वाले हैं, वैज्ञानिक साइंटिस्ट लोग, और एक तरफ वे दिगंबर संत हैं जो दिन में एक बार छना हुआ पानी, वो भी विधि मिलने पर, नहीं तो ना ले रहे। आप तुलना तो करो दोनों की। एक तरफ वे हैं जिनके सच झूठ का कुछ ठिकाना नहीं है और दूसरी तरफ वे संत हैं जो सत्य महाव्रत के धनी हैं। एक तरफ वे हैं जिनके लिए मान सम्मान के लिए, यश प्रतिष्ठा के लिए कुछ भी करना, दांव पे लगाना के लिए वो तैयार हैं, और दूसरी तरफ वे दिगंबर संत हैं जिन्होंने इतने महान महान ग्रंथ लिखने के बाद में भी अपना नामोल्लेख करना तक उचित नहीं समझा। परिचय देना और फोटो छापना तो बहुत दूर की बात है। मैं आपसे पूछता हूं, आज तक कहीं आपने कुंदकुंदाचार्य का फोटो देखा? अमरचंद्राचार्य का फोटो देखा? जयसेनाचार्य का फोटो देखा? उमा स्वामी आचार्य का फोटो मिला? कोई तो पेंटर अच्छे अच्छे रहा करते होंगे उस जमाने में,
नहीं होंगे। सामने बैठाकर उनकी फोटो उतार देने वाले ऐसे पेंटर भी तो बहुत होंगे उस जमाने में, तो कहीं नहीं है उनकी फोटो, जरूरत ही नहीं है। ये वैज्ञानिक यश प्रतिष्ठा मान सम्मान के लिए कुछ भी कर सकते हैं क्या? और दूसरी बात ये कि इनके इंस्ट्रूमेंट में यदि कुछ गड़बड़ी हो, मशीनरी में कुछ गड़बड़ी हो, तो कुछ का कुछ हो जाए, बिना साधनों के अपने आप को अपाहिज महसूस करते हैं। और ये हमारे वितरागी संत जिन्होंने सर्व साधन और सुविधाएं छोड़ दी है, आप तुलना करो दोनों में से कौन सच होने की संभावना है। एक तरफ वे वैज्ञानिक लोग हैं, जो वैज्ञानिक लोग सबके सब एक मत नहीं है। एक तरफ ये दिगंबर वितरागी संत हैं, जिन सारे दिगंबर संतों की बातें एक मत से स्वीकार की जाती है, सबका एक मत है। वे लोग वैज्ञानिक लोग घर गृहस्थी में उलझे हुए और ये घर गृहस्थी के त्याग किए हुए, ये वितरागी संत जिनसे कोई व्यक्ति नगर का रास्ता पूछे, जंगल में रहने वाले संतों से, तो ये कहें हमें पता नहीं है, और मुक्ति के मार्ग का अनुसंधान किया है वितरागी संतों ने, ये कैसे रहस्य बतलाए हैं। ऐसे कंपैरिजन करते हुए मैं 50 बिंदु आपको सुना सकता हूं। निर्णय आपके हाथ में है। एक सच बोलने की जिन्होंने प्रतिज्ञा ली है, निरभिमानी है, क्रोध मान माया लोगों का जिनके जीवन और परिणति में अस्तित्व नहीं है, और दूसरी तरफ वे जिनके कषायों का कुछ ठिकाना नहीं है और सच झूठ का ठिकाना नहीं है। निर्णय करो किन की बात में सच्चाई होगी। आज जितनी शोध खोज होती हुई दिखाई दे रही है, वो सारी की सारी शोध खोज ये सब एक पुद्गल द्रव्य के ऊपर डिपेंड है। 6 द्रव्य है ना हमारे यहाँ तो सृष्टि में, उन 6 द्रव्यों में से अकेले पुद्गल द्रव्य की चर्चा है। जितने वैज्ञानिक लोग लगे हुए हैं, किसी वैज्ञानिक से आप आत्मा के बारे में पूछो तो कहता हम नहीं मानते। अब बोलो, जो तुम्हारी आत्मा को नहीं मानते तुम उन्हें प्रामाणिक मान रहे हो। जो तुम्हारी सत्ता पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, तुम्हारे दिमाग में वो भगवान बन करके बैठे। ये वितरागी संतों ने जो बातें लिख दी है, इन पर हमारे को भरोसा नहीं होता। हम कहते हैं व्हाट इज द प्रूफ इन बातों पर। और वे जो बातें लिखते हैं, जिन बातों में सब एक मत नहीं है, दूसरी बात वे स्वयं ही उस बात को 100% सत्य नहीं कह सकते। यदि वे अपने द्वारा कही गई बात को 100% सत्य कह देवे, तो इसका मतलब यह है कि वो वैज्ञानिक नहीं है। क्या कह रहा हूं? खोज चालू रहेगी ना। विज्ञान किसका नाम है? रिसर्च किसका नाम है? साइंस किसका नाम है? खत्म हो गया उसका नाम कि चलती हुई प्रक्रिया का नाम? हमारे जिनागम में चलती हुई प्रक्रिया नहीं है, हमारे जिनागम में शाश्वत सत्य का उद्घोष किया है। पुद्गलों की रिसर्च की चर्चा कर लो। सुबह एक गाथा पढ़ी थी हमने यहाँ, उस गाथा को आधार बना करके कुछ चर्चा करने का मन है। गाथा थी प्रवचनसार ग्रंथादिराज की 140 नंबर की गाथा। इस 140 नंबर गाथा में क्या कहते हैं? मूल गाथा पढ़ो। गाथा है किसी के पास में? प्राकृत की गाथा पढ़ो। प्राकृत गाथा का 140 नंबर गाथा करो। आगास मणुनिविष्टम आगास पदेश सन्नया वणिदम संवेसिं चणुणम सत्कथितं वेदुमवगासम। पद्यानुवाद जो सुबह बोला था हमने, अणु रहे जितने गगन में
गगन ही परदेश है, अरे उस परदेश में ही रह सके परमाणु सब। कुछ समझ में आई क्या बात? नहीं आई समझ में? ये बात कब लिखी कुंद स्वामी ने? 2000 साल पहले। कोई प्रमाण नहीं थे हमारे पास में, इन बातों को सिद्ध करने के लिए हमारे पास में कोई प्रूफ नहीं थे। जो प्रदेश की परिभाषा उन्होंने लिखी, जो परमाणु की परिभाषा उन्होंने लिखी, जो समय की परिभाषा उन्होंने लिखी, अरे आप उन परिभाषाओं को खोल करके देखो, आज की तारीख में भी वो परिभाषाएं ज्यों के त्यों स्पष्ट दिखाई देती है, हमारे को सत्य प्रतीत होती हुई नजर आती है। जब न्यूटन ने इसकी परिभाषा बनाई, अणु की परिभाषा, अविभाज्य अंश की बात कही, तो ये तो अभी कही है इसने। ये बातें क्या हमारे शास्त्रों में वर्षों पहले से लिखी हुई नहीं है? अविभाज्य अंश का नाम परमाणु, और उसने जिस परमाणु की खोज की, उस परमाणु के तो फिर टुकड़े हो गए, बाद में फिर टुकड़े हो गए उसके। लेकिन हमने जो परिभाषा बनाई, जो आचार्यों ने जिस परमाणु की बात कही, जिस प्रदेश की बात कही, जिस अविभाज्य क्षेत्र के अंश की बात कही, ये कैसी अद्भुत बातें हैं। देखो भाई, जिना कवि ये कहता है कि प्रदेश किसका नाम है। कुछ परिभाषाएं सुबह जो प्रकरण चला था उसके आधार पर चर्चा करता हूं। प्रदेश की परिभाषा बतलाई सुबह, इन्हीं गाथाओं में, तब आगे पीछे की गाथाओं में वर्णन है। प्रदेश किसे कहते हैं? सुबह तो की थी मैंने बात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। आकाश के जितने हिस्से को एक उद्गल का परमाणु घेरता है, उतने आकाश के हिस्से का नाम एक प्रदेश है। कितना छोटा होता होगा वो प्रदेश? सुई उठाओ, सुई की नोक को यहां टच करो किसी भी जगह पर। जिस जगह पर सुई की नोक को टच कर रहे हैं ना गोल्डी भाई, जिस जगह टच कर रहे हैं वो सुई कितनी बारीक है, मिडिल, उसकी नोक जितने एरिया में असंख्यात प्रदेश है, असंख्यात। अब आप कहोगे यार ये क्या बात कर रहे हो आप, असंख्यात से कम ज्यादा कोई बात ही नहीं कर। हमारे जैन दर्शन का गणित बड़ा गजब का है। जैन साइंस, जैन मैथमेटिक्स, जैन फिजिक्स, जैन केमिस्ट्री, जैन बायोलॉजी, ये उठा करके देखो आप, आपको लगेगा जैन आयुर्वेद, ये सारे बड़े गजब के विषय हैं। जैनियों की गणनाएं बड़ी गजब की है। जैन गणित पे कभी चर्चा चले तो आपको बतलाऊं मैं कैसे कैसे गणित के प्रयोग करते हैं आचार्य देव। ये साइंस के प्रयोग हैं ये सब, और मैथमेटिक्स में वो अलग तरह की साइंस से है वो। अभी यदि आपसे ये पूछा जाए, मान लो कि 10 + 5 कितने होते हैं, 10 + 5, तो मैंने कहा 10 + 5 = 3। सही है गलत है? गलत है। जैन गणित की बात कर रहा हूं मैं, तो सही है। गद्दी पे बैठ के गलत बात कहूंगा क्या? 10 + 5 = 3। क्यों भाई? हो सकता है ऐसा? अच्छा नहीं था, कैसे हो सकता है? कैसे हो जाएगा? आप कह दोगे मान लेंगे। अब मान भी लो, इतनी दूर से बुलाया है मुझे, नहीं मानोगे आप। सुबह 10 बजे अपना विधान खत्म हुआ क्या, और कहा भैया 5 घंटे बाद अपने यहाँ दोपहर में शंका समाधान का कार्यक्रम है। कितने बजे? कितने बजे? 10 में 5 जोड़े तो कितने हुए? 3 बजा रहे हैं। 10 में 5 जोड़ने पर 3 अपेक्षा प्रमाण है। ये गणित है भाई साहब, रोज प्रयोग कर रहे हैं, दिन भर प्रयोग कर रहे हैं। हमारे को पता नहीं है हम क्या प्रयोग कर रहे हैं। अरे ऐसे ऐसे प्रयोग आपको मिलेंगे। 25 + 10 कितना? बोले 5। ठीक है, 25 + 10 5। क्या कर रहे हो आप? 25 और 10 5 होते हैं। आप तो बता दो।
स्पष्ट हो गई बात। 25 तारीख है आज, 10 दिन बाद में मिलेंगे। कब? 5 तारीख को। नहीं होते इस तरह के प्रयोग, रोजाना नहीं हो रहे हैं। हमारे यहाँ का गणित किस तरह का है बदलाव। बड़े बड़े ऐसे गणितज्ञ लोग, एक बार एक बहुत बड़े गणितज्ञ अपने आप को बहुत महान समझने वाले एक दिगंबर साधु के सामने आ गए, हमारे महाराज के सामने, और उनके पास में आकर के अपने गणित की बहुत महिमा और व्याख्याएं करने लगे बड़ी विस्तार से। तो महाराज ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी गणित सारी जो भी है, तो बोले मेरे से कोई भी गणित का एक सवाल पूछ लो, संख्या के बारे में कुछ भी, ऐसे जवाब देता हूं मैं, ऐसे जवाब दे सकता हूं। तो महाराज वहां बैठे थे, बैठे बैठे उन्होंने वहां जो था ना मिट्टी में से एक मुट्ठी ऐसे भरी और बोले बताओ इसमें कितने रेत के दाने हैं। बताओ, बता सकते हो आप कितने रेत के दाने हैं? अरे असंख्य पसंद है, ऐसी ऐसी संख्या बताना जिससे एक भी रेत का दाना कम नहीं हो और जिससे एक भी रेत का दाना ज्यादा नहीं हो, ऐसी संख्या बताओ। अरे यार क्या क्या क्या, ठीक है बोलो, बतला सकते हो आप? बताया ना उन्होंने, पसीना पसीना हो गया। वो ये कैसा प्रश्न है उठपटांग, ऐसे प्रश्न का कैसे कोई जवाब दे सकते हैं? तो मैंने राज ने जवाब दिया, एक मुट्ठी प्रमाण। कितनी रेत थी मतलब हाथ में? नहीं थी एक मुट्ठी प्रमाण, उससे कम थी कि उससे ज्यादा थी? हमारे ऐसे प्रयोग किए हैं। आत्मा के प्रदेशों की संख्या कितनी? बोले लोकाकाश प्रमाण। क्या माने जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं उतने आत्मा के प्रदेश हैं। ये ऐसे बहुत प्रयोग हैं इस तरह के। गणित के प्रयोगों की चर्चा करो आप, विज्ञान जवाब नहीं दे सकता है, खोपड़ी खुल जाए विज्ञान की। एक वैज्ञानिक हजारों बातों के जवाब नहीं दे सकते हैं, जितना में जिन बातों के जवाब मिल जाएंगे आपको। ऐसी ऐसी समस्याएं हैं जिनके बारे में सोच करके हो गए। वैज्ञानिक लोग इतने डेवलप है आज साइंस, उसके बावजूद भी एक विमान आसमान में उड़ता हुआ गायब हो जाता है और 4-4 महीनों तक न्यूज़पेपर के अंदर खबरें आती रहती हैं, 250 लोग उसमें सवार हैं और पता नहीं लगता है वो कहां चला गया। वो सैटेलाइट से संपर्क टूट गया तो अब मालूम नहीं, बस अब गायब हो गया, वो अब मालूम नहीं चल रहा है उसका। मलेशिया एयरलाइन का विमान जो कुछ सालों पहले गायब हो गया था, और एक दो नहीं 50 घटनाएं आ चुकी इस तरह की। बर्मुडा ट्रायंगल की समस्या का समाधान आज तक नहीं है किसी वैज्ञानिक के पास में। ब्लैक होल की समस्या का समाधान आज तक नहीं दिखता है। ये आत्मा ये मर क्यों जाता है, ये जीव, इस समस्या का समाधान पूछो किसी वैज्ञानिक से तो कहते यार मर क्यों जाता है, पता नहीं, बस मर गया, बस हार्ट अटैक हो गया, ये हो गया, हृदय गति हो गई। मरा क्यों, मर के गया कहां? पुनर्जन्म कोई वैज्ञानिक मानते हो तो बताओ मेरे को। अब क्या करूं मैं? आपको विज्ञान से जानना है, विज्ञान के पास में कोई जवाब है नहीं इन बातों का। पुनर्जन्म मानता है आपका विज्ञान? सारे लोग साइंटिस्ट बने फिरते हैं। मैं कभी भी जब सेमिनार लेता हूं जैन ज्योग्राफी के ऊपर, जम्बूद्वीप जैन भूगोल के ऊपर, तो उन सब से एक ही प्रश्न रहता है, साहब विज्ञान की दृष्टि से बता दो, साहब विज्ञान की दृष्टि से बता दो। मैं कह रहा हूं एक बार जैन दर्शन की दृष्टि से भी सुन लो, विज्ञान की दृष्टि से क्या बताएं आपको, और विज्ञान क्या बतला पाएगा, और उनकी बातों में सच्चाई। अभी एक वैज्ञानिक ने कुछ कहा, थोड़े दिन बाद में दूसरा वैज्ञानिक उस बात को काट देता है। और 2000 सालों पहले कुंद स्वामी ने जो बात कही थी, कोई एक तो इस बात को काट के बताए कि इस बात में सच्चाई नहीं है। वस्तु का स्वरूप बतलाया, उत्पाद में द्रव्य उत्तम सत्य। आज विज्ञान इस बात को मानने लग गया है, वस्तु का स्वरूप कभी नहीं बदलता है, वस्तु अपने मूल स्वरूप को कभी नहीं छोड़ती है। सत्य द्रव्य लक्षणम, इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। मैटर और एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। न तो क्रिएट हो सकती है न नष्ट हो सकती है, फॉर्म बदलती है, उसकी अवस्थाएं बदलती है। ये तो पढ़ा हमने सुबह, और क्या पढ़ा, उत्पाद व्यय। यही तो लिखा है कुंद स्वामी ने, जिसको उमा स्वामी आचार्य ने कॉपी किया। उत्पाद है, उत्पाद है, उत्पाद है, अवस्थाएं बदल रही है, अवस्थाएं बदल रही है, वस्तु मूल स्वरूप को नहीं छोड़ रही है, छोड़ ही नहीं सकती है। सब नष्ट कर दिया हमने, इसको जला दिया हमने, इसको खत्म हो गई है ये, अरे हो ही नहीं सकती है। वस्तु खत्म हो जाए तो उसके सत्य धर्म का क्या होगा, उसके अस्तित्व धर्म का क्या होगा? कौन चैलेंज करे वस्तु के स्वरूप को? दो वस्तु मिल नहीं सकती है, एक वस्तु का अभाव नहीं हो सकता है,
एक वस्तु का दूसरी वस्तु में प्रवेश नहीं हो सकता है। ये कैसी कैसी बातें कही है। एक वस्तु का दूसरी वस्तु में प्रवेश नहीं है। एक वस्तु अपने गुणधर्म को कभी नहीं छोड़ती है, छोड़ ही नहीं सकती है। सब्जी बनाई हमने, 15 मसाले मिला दिए उसके अंदर, फिर सब मिल गए ना एक दूसरे में, सबका अस्तित्व मिट गया ना। फिर आप कैसे बता देते हैं कि इसमें नमक कम हो गया कि नमक तेज है? सबका अस्तित्व न्यारा न्यारा है। माने वस्तु का जो मूल अस्तित्व है, ये अस्तित्व मिट नहीं सकता, कोई कितना भी उसको मिटाने का प्रयास करे। ये दफम संलक्षण्यम, ये जो बात कही है, द्रव्य सत लक्षण से युक्त है। द्रव्य में अस्तित्व नाम का जो गुण है, जिसके योग से इस वस्तु का कभी नाश नहीं होता है, इस बात को ये वैज्ञानिक स्वीकार कर रहे हैं। बोलो। और रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण सुना होगा आपने कभी, कोयले के जलने की प्रक्रिया का? नहीं सुना है। बोलो, ये कैसी स्थिति है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो कायम रहती है जो कि जो। जितना कार्बन में था और जितना ऑक्सीजन में था, 6 उसमें थे और 16 उसमें थे, और जलने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी उसमें 22 हो गए। क्या बदला बदलाव एक अणु में? किस किस रीति से ये सूक्ष्म रूप परिणाम करते हैं, ऐसा कहते हैं वैज्ञानिक, साइंटिस्ट लोग ऐसा कहते हैं। हाइड्रोजन के परमाणुओं को यदि एक सीधी रेखा में 1 इंच दूरी में यदि लाइन से रखा जाए, या उल्टा करो वाक्य को, यदि एक लाइन से 25 लाख परमाणुओं को रखा जाए तो 1 इंच दूरी में आ जाते हैं। बोलो कितने बारीक होंगे वो। अब हम ये कह रहे हैं, कुंद कुंद स्वामी यहां ये कह रहे हैं, इन परमाणुओं की ऐसी सामर्थ्य है, कैसी सामर्थ्य है कि जो एक समय में 14 राजू गमन कर सकते हैं। मंद रीति से गमन करे तो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में, सुबह गाथा आई थी 139 नंबर की गाथा के अंदर प्रयोग किया इस तरह का, इसी के पीछे वाली गाथा में, परमाणु गगन प्रदेश लंघन करे जितने काल में, वो एक समय एक गगन प्रदेश पर जाए, एक समय में 14 राजू चला जाए, 14 राजू गमन करे। आज हमारे को विज्ञान के आविष्कारों को देख देख करके महिमा आ रही है। कैसी महिमा आ रही है हमारे को? गजब हो गया यार, यहाँ से वहां भेज दिया, 1 सेकंड में पहुंच गया, यहाँ नंबर मिलाया हमने और ये लंदन मिल गया, ये अमेरिका मिल गया, 1 सेकंड में यहाँ बैठे बैठे बात हो रही है, फेस टू फेस बात हो रही है, यहाँ से वहां चला गया है। हमारे को कितना गजब लगता है भाई साहब, नहीं लगता है आपको? इनमें आश्चर्य नहीं लग रहा है आपको? यहाँ से मशीन में जब फैक्स आया था सबसे पहले, यहाँ पेपर डालो और उधर निकल जाएगा बम्बई में। यार ऐसा कोई होता है क्या? यहाँ से पेपर डालो उधर निकल जाएगा। ये तो बात कर रहा हूं मैं आज के कोई 22-24 साल पहले की। जब फैक्स मशीन जब आई थी इंडिया में तो क्या स्थिति थी, और उसके बाद में देखो आप एक एक चीज बढ़ते हुए। आज तो ईमेल से यहाँ बात कर रहे हैं, फोन पर अमेरिका बात कर रहे हैं, बोले फाइल भेज देना, बोले भेज दी, चेक कर लो, बोले हाँ आ गई। क्या है यार, 200-500 पेज की फाइलें इधर से उधर पहुंच जाती है, हजारों पेजों का मैटर इधर से उधर पहुंच जाता है, हूबहू। ये क्या चक्कर है ये? कि सुनो कितना टाइम लगा यहाँ से वहां पहुंचने में, कितना समय लगा? आचार्य देव कह रहे हैं एक समय में बुलबुल के परमाणु 14 राजू गमन कर सकते हैं। राजू समझ में आ रहा है कुछ? राजू क्या चीज है? वही है ना जो घर पे दूध देने आते हैं, वो नहीं है? वो नहीं है राजू? राजू नाप है एक, असंख्यात योजनों का एक राजू होता है। अरे असंख्यात योजनों की बात कर रहा हूं मैं, असंख्यात योजन। एक योजन कितना बड़ा? लगभग 6000 किलोमीटर का। आप ये दुनिया को नाप करके देखो, 12,700 किलोमीटर दिखेगा नॉर्थ साउथ। गूगल पे देखो कितना कितना विस्तार है आपकी दुनिया का, 12,700 किलोमीटर, बस इतना सा। तो अभी तो बहुत बाकी है रिसर्च होना वैज्ञानिकों के द्वारा। यहाँ तो 2000 साल। कैसे कैसी होगी भाई ये बात? पुद्गल के परमाणु इस गति से पहुंच जाते हैं। एक पुद्गल का परमाणु एक समय में, और समय कितना सूक्ष्म है ये बात, समय कितना सूक्ष्म है? 1 सेकंड, नैनो सेकंड, नैनो सेकंड से भी छोटा। कितना छोटा है?
संख्यात 1000 कूड़ा कूड़ी आवलियां 1 सेकंड में, 1 सेकंड में संख्यात 1000 कूड़ा कूड़ी आवलियां, और एक आवली में जगन्य युक्त असंख्यात समय, एक आवली में, माने 1 सेकंड के संख्यात 1000 कूड़ा कूड़ी हिस्से करो और उसमें एक हिस्से में भी असंख्यात समय हो और उस एक समय में ये यहां से वहां पहुंच जाए। कैसा चमत्कार नहीं दिख रहा है आपको? ये बुजुर्गों के चमत्कार की चर्चा जो शास्त्रों में की है, ये कैसे लिख दी कुंद स्वामी ने? उस समय तो ये रिसर्च नहीं थी, उस समय तो फैक्स का जमाना नहीं था, उस समय तो ईमेल नहीं होती थी, उस समय तो हमारा व्हाट्सएप नहीं चलता था, SMS नहीं होते थे, मोबाइल क्रांति नहीं थी। आज मोबाइल क्रांति से इन सब बातों को समझना कितना आसान हो गया है। ये गाथाएं हमारे लिए कितनी सरल हो गई हैं, जिन गाथाओं के अंदर ये बात कही गई है। आज नहीं होता है ऐसा, कितने दूर विदेशों में बैठे हैं और ऐसे बात करते हैं जैसे सामने सामने बैठे हुए बात कर रहे हैं। बोलो भाई साहब, अपना उपयोग लगाओ इन जनवाणी की बातों को समझने में। कुछ दम नहीं है, जिधर दौड़े जा रहे हो जिधर भागे जा रहे हो आप, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तुम्हारे कमाने से कमाया नहीं जाता है। दुकान का समय साहब थोड़ा सा देर से आ नहीं पाते हैं, धीरे धीरे आएंगे। 9:15 बजे प्रवचन शुरू हो रहा है। कितने बजे? 8 बजे रख लें? नहीं 8:30 रखो, 8:30 नहीं 9:15 बजे रखो। क्यों? क्योंकि दुकान है हमारी। क्या करें भाई साहब, तुम्हारे चलाने से चलती है दुकान में। तुम तो कह रहे हो कि हमने दिन रात एक करके पंडित जी इतना कमा लिया। ऐसे ऐसे सेठ लोग मिलते हैं जो बातें कहते हैं, पंडित जी क्या बताएं आपको, हम जब मुंबई आए थे ना तो कुछ नहीं था हमारे पास में, और आज देखो क्या हो गया। आज क्या हो गया, कितना कमा लिया आपने 40 साल में, इतना इकट्ठा कर लिया, इतना है हमारे पास में, 100 करोड़ 500 करोड़ इतना इकट्ठा कर लिया हमने। कितने टाइम में इकट्ठा किया भैया? आनंद जी कितने टाइम में? 40 साल में। 40 साल लगता है इकट्ठा करने में। बोलो 40 साल बर्बाद कर दिया आपने जिसको इकट्ठा करने में। वो तुम्हारे इकट्ठा करने से होता नहीं है। एड़ी से चोटी तक का जोर लगाने में 2 पैसे इकट्ठे करके नहीं बदला सकता है। तेरी सामर्थ्य नहीं है इसको इकट्ठा करने की। और ये सोचता है, ये अभिमान किए जाता है, मैंने किया, मरे जा रहा है पैसे पैसे के पीछे। और हम यदि आज बात करें, बोलो अनूप जी से बात करें, डेली स्वाध्याय शुरू करो, किसके लिए कर रहे हो आप? अरे नहीं पंडित, अपने लिए थोड़ी ना कर रहे हैं। तो किसके लिए कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? राचल जी के तो बच्चे भी नहीं, करते भी नहीं, तो काय के लिए बिल्डिंग बनाए जा रहे हो? नहीं साधन अपने लिए थोड़ी ना कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, औरों के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं बताओ? बच्चों के लिए कर रहे हो? सही से बताना, बच्चों के लिए कर रहे हो क्या? वो तो अपना पहले से बच्चों नहीं कहता यही है। अभी यदि मैं छोड़ने के लिए कहूँ ना तो आप ये हमारे पड़ लीजिए, अभी तो हमारी तो जैसे जैसे कट रही है कट जाएगी। हमें क्या करना है, लेकिन करना पड़ता है बच्चों के लिए, बच्चों के लिए करना पड़ता है। सही बात तो ये भैया, भोगने की सामर्थ्य नहीं है, साथ में ले जाने की व्यवस्था नहीं है, और फिर भी आसक्ति घटती थी। साथ में ले जाने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए बच्चों की बात कह रहा है। आपको पता है साइंस का जमाना है, कितनी डेवलप है साइंस। ये थोड़ी सी और आगे बढ़ गई तो क्या होगा? अच्छा चलो मैं बात करता हूं आपसे आज के 25 साल पहले की, 25 साल पहले, 40 साल 50 साल या 100 साल पहले की बात करो। चलो 100 साल पहले यदि कोई व्यक्ति लैंडलाइन टेलीफोन के बारे में कहता कि यहां से हम कुछ ऐसा नंबर मिलाएंगे और वहां आपके 200 किलोमीटर दूर बात हो जाएगी, तो पागल कहते हैं ना, पागल। चलो कोई बात नहीं, टेलीफोन के आविष्कार मिले, फिर मोबाइल आ गया, फिर तो टेलीफोन के अंदर लाइन जा रही है, वायर लाइन जा रही है पूरी की पूरी, तो समझ में आ रही है बात। और फिर हमने कहा कि नहीं एक ऐसी डिब्बी सी होगी तुम्हारे हाथ में क्या, और तुम उसके अंदर ऐसे नंबर डालोगे तो वो नंबर डालते ही तुम कहीं भी ललितपुर में बैठे बैठे तुम दुनिया की किसी भी कोने में बात कर सकते हो। बोले हम ही मिले तुम्हारे को पागल बनाने के लिए? बोलो
प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं कि नहीं। आज के 30 साल पहले, 40 साल पहले जब मोबाइल नहीं था, उस समय यदि कोई व्यक्ति इस तरह की बात करता तो क्या कहते? पागल है। चलो कोई बात नहीं, मोबाइल को हमने बर्दाश्त कर लिया। फिर जब मोबाइल भी आ गए तो फिर थोड़े दिनों बाद ऐसी चर्चा चलने लगी कि सुनो, अभी ऐसा कुछ होने वाला है कि तुम बात तो कर ही रहे हो और बात करते करते तुम्हारे को शक्ल भी दिखेगी वो क्या कर रहा है। अरे यार तो हंसी हो गई। ऐसा भी हो सकता है, कौन क्या कर रहा है ऐसा लाइव दिखेगा, ऐसा हो सकता है। सारी बातें आपको ऐसी लग रही है ना। आज अभी मैं वहां सिंगापुर था, तो अपने घर पर बैठे हुए यदि मंदिर में कोई व्यक्ति आता है, बैल बजाता है, तो घर से मंदिर का लॉक खोल देते हैं। वहां से बटन दबाते हैं, मंदिर का गेट खुल जाता है, व्यक्ति दर्शन करता है, उन्हें पता वो वहां से बात कर सकते हैं, उनको सब दिख रहा है। ये सारी चीजें ऑटोमेटिक है। आज हमारे जो कैमरे लग रहे हैं, इन कैमरों को हम वाईफाई से नहीं देख लेते हैं काम क्या हो रहा है। अपने ऑफिस के अंदर आज कौन व्यक्ति आया है, कौन गया है, सब दिखता है ना हमारे को। ये सब कैसे देख पा रहे हैं? कितनी डेवलप हो गई है टेक्नोलॉजी। आपको पता है आज के 15 साल बाद ऐसी टेक्नोलॉजी आने वाली है जिस टेक्नोलॉजी में ऐसा होगा कि जैसे अभी आप फेस टू फेस बात कर रहे हो ना, और बात करते करते ऐसे पता लगा क्या बनाया है कि ये डोसे बनाए, मुझे भी खाने, ये ले। अरे यार ये ज्यादा फेंकी है। अभी अभी हंस रहे हो ना आप लोग, अभी हंसी आ रही है ना आपको, लग रहा है ना ऐसा ये पागल बना रहे हैं। ऐसा भी कोई हो सकता है क्या? ऐसे ही हंसे होंगे लोग उस समय जब आविष्कार हुए होंगे। नहीं है ऐसा, नहीं हो सकता है। क्यों बोलो प्रशांत, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जब कागज आ सका तो रोटी आ सकती। हाँ जब कागज आ सका तो रोटी क्यों नहीं आ सकती? सीधी सी बात है, इसमें क्या है? कैसा गजब है भाई, कैसा स्वरूप है। माने क्या क्या नहीं हो रहा है बदलाव। आज ईमेल पर शादियां हो रही है। नहीं है ऐसा। और टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई, मैं आपको बतलाता हूं। बच्चों का एक सीरियल आता है टीवी पर, मैं टीवी देखने की प्रेरणा नहीं दे रहा हूं, एक आध बार मैंने देखा, बच्चा जब छोटा था तब एक डोरेमोन नाम का एक कुछ आता था, और सबने देखा है। मैंने नहीं देखा, एक आध बार कभी देखा तो मैंने सुना ऐसा, उनको पता नहीं क्या करते हैं, ऐसे ऐसे गैजेट्स बनाते हैं जिसके अंदर वो 500 साल आगे ले जाते हैं, 200 साल पीछे ले जाते हैं, टाइम मशीन में बैठा लेते हैं, यहाँ से वहां ले जाते, पता नहीं क्या क्या उठपटांग बातें होती है उसके अंदर कुछ। अब अभी सोचो, आपसे ये कहें कि अभी हवाई पड़ेगी, एक ऐसी डिवाइस आ रही है जिसको आप अपने सर पे लगाओ, कुछ भी उड़ जाओगे। नहीं हो सकता ऐसा। समय बदल रहा है, कुछ भी हो सकता है भाई साहब। और जिस तेजी से बदल रहा है, मैं ये कहता हूं इस बदलती हुई टेक्नोलॉजी के जमाने में ये टेक्नोलॉजी बदलती हुई इतनी बदलने वाली है, आप कल्पना करो एक ऐसी स्कीम आ जाए, एक ऐसी व्यवस्था बन जाए जिस व्यवस्था में ये कहा जाए कि मरते समय आप जो साथ में ले जाना चाहो आपके साथ में डालो और अगले जन्म में आपके साथ। ऐसा नहीं हो सकता। अरे कल्पना कर रहे हैं अपन तो। यदि ऐसा हो जाए टेक्नोलॉजी के भाई साहब, कुछ भी संभव है। परिणाम साथ में जा सकती तो अच्छा सुनो, यदि वो चीज अगले जन्म में साथ में जाने लग जाए तो अगले जन्म में जाएगी क्या? अरे यदि चले जाए तो मुझे बतलाओ, जो बच्चों के लिए कमा रहे थे वो छोड़ के जाओगे कि नहीं? अरे अभी तो थोड़ी देर पहले कह रहे थे अपने लिए कौन करता है, हमारी तो बीत गई जैसी बीत गई, हमें थोड़ी ना करना है, ये तो करना पड़ता है, बच्चों के लिए करना पड़ता है, क्या करें पंडित जी। हम तो दुखी खा के भी निकाल लेंगे अपना समय, हमें थोड़ी ना सुविधाओं की जरूरत है, लेकिन बच्चों के लिए तो कम से कम। फिर क्या हुआ फिर बच्चों के लिए, फिर वो अगले जन्म में। सही बात है, तू ले जा नहीं सकता है इसलिए इस तरह की बातें कर रहा है। तेरे को यदि थोड़ा बहुत भी मौका मिल जाए, यदि व्यवस्था हो जाए थोड़ी सी ले जाने की, तो एक फूटी कौड़ी छोड़ करके नहीं जाए पीछे वालों के लिए।
बोलो कौन कौन छोड़ करके जाएगा? ये कैसी टेक्नोलॉजी तो बढ़ रही है, साइंस तो विकास कर रही है, ये पुद्गलों की गमन शक्ति है जिस शक्ति के बारे में कुंद कुंद स्वामी ने ये बात कही है। देखो अभी कितनी टेक्नोलॉजी तेज होना बाकी है, अभी कितने आविष्कार हो रहे हैं। मैंने एक पुद्गल द्रव्य और विज्ञान के ऊपर एक प्रवचन किया था मैंने अमेरिका में, तो मैंने वहां 2-3 साल पुरानी घटना है, जैना का एक बड़ा सम्मेलन था वहां, तो उससे पहले कुछ लोगों से चर्चा की मैंने, तो पता लगा सन 60 के आसपास, मतलब या अर्ली 70s में जो लोग यहाँ से भारत से अमेरिका गए, उन लोगों को अमेरिका पहुंचने में 3-3, 4-4 महीने लगते थे। आज भी लोग हैं उस तरह के अपने मुमुक्षु साधन में लोग वहां, जिन्होंने सीधा गुरुदेव को सुना है, ऐसे लोग, वो लोग बतलाते हैं हमारे को कि पंडित जी हम जब वहां से निकले थे तो हमें यहाँ अमेरिका आने में 3-4 महीने लगे थे, 4 महीने में पहुंचे वहां। और आज जमाना कितना बदल गया है, हम यहाँ से जाते हैं तो 24 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो डायरेक्ट फ्लाइट यदि हो तो और कम होकर के 18 घंटे में हो गई, 16 घंटे की फ्लाइट हो गई डायरेक्ट, डिपेंड करता है आप कौन सी लोकेशन से कौन सी लोकेशन पे जा रहे हो, 15 घंटे में पहुंच रहे हैं। और आविष्कार और ज्यादा अच्छा हो जाए तो ये बुलेट ट्रेन नहीं चला रहे मोदी, क्या चल रही थी ना, कितना फास्ट हो जाएगा सफर, 14 घंटे का 4 घंटे, 14 घंटे का 4 घंटे में, 4 घंटे में, ठीक है। और यदि मैं ये कहूं ऐसा आविष्कार हो जाएगा कि आप ऐसे चुटकी बजाओ और ये मुंबई पहुंच गए, तो यार आप कोई बहुत लंबी फेंक रहे हो। लंबी नहीं फेंक रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि साइंस को अभी विकास करने की कितनी जरूरत है। जब बुधगल के परमाणु एक समय में 14 राजू गमन कर सकते हैं, जब ये जीव यहाँ से मरण करके 3 या 4 समय में इस लोकाकाश के 343 घन राजू के एरिया में किसी भी जगह पर पहुंच सकता है 3 से 4 समय में, तो फिर यदि ऐसा हो जाए कि चुटकी बदलते इतने समय में आप बंबई पहुंच जाओ तो कौन से आश्चर्य की बात है। तो आप विज्ञान की बातें कर रहे हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है विज्ञान ने डेवलपमेंट क्या किया है। लोग ये कह रहे हैं कि साहब चंद्रमा के ऊपर पहुंच गया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है चंद्रमा के ऊपर पहुंच, ये चंद्रमा के ऊपर भी इसकी बातें कर रहे हैं। ये अपने इसरो अभी 1-2 साल पहले कितनी बड़ी उपलब्धि हुई है, भारत का एक बहुत बड़ा अभियान और इसरो की एक बहुत बड़ी उपलब्धि। हमने क्या किया, यहां से एक विमान को भेजा और वो वहां जाकर के वो सेटअप हो गया थोड़ा सा। कब? जब 60 साल पहले 2 आदमी चंद्रमा के ऊपर कदम रख के आ गए थे, उसके बाद 60 साल बाद 1969 में 11 जुलाई 1969 नील आर्मस्ट्रांग वो चंद्रमा के ऊपर कदम रख करके उतर करके आ गए, चंद्रमा के ऊपर चल करके और वापस जिंदा लौट करके आ गए। कितने साल पहले? 60 साल पहले। तो 60 साल में टेक्नोलॉजी बढ़ी है कि कम हुई है? 60 साल में साइंस ने विकास किया होगा, डेवलपमेंट हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? 60 साल में तो दुनिया बदल गई भाई साहब, 60 साल में तो जमाना बदल गया, सारी परिस्थितियां बदल गई। 60 साल किसे कहते हैं? और उसके बावजूद भी आज भी बातें क्या चल रही है कि नहीं अब कौन गया उसके बाद में दोबारा, सरासर झूठी ये बातें, कुछ सच्चाई नहीं है उसमें, जान नहीं सकते हैं वो। अब अपने यश प्रतिष्ठा मान सम्मान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दैनिक भास्कर में आज के 8-10 साल पहले एक इंटरव्यू छपा था नील आर्मस्ट्रांग का, जीवित था भी, आजकल जीवित है कि नहीं पता नहीं मेरे को, मर गया क्या, मेरे ख्याल से 81 साल का था उस समय वो, तो उसका एक इंटरव्यू छपा था उसमें। मैं आप लोगों से पूछता हूं, एक ऐसी महान हस्ती जो इस धरती पर रहते हुए चंद्रमा के ऊपर कदम रख करके आ गई, आप उस व्यक्ति को शक्ल से पहचानते हैं? नहीं पहचानते। उस हस्ती की बात कर रहा हूं भाई साहब जो चंद्रमा पर जाकर के आ गई, क्यों नहीं पहचानते? ये उसके इंटरव्यू के अंश बतला रहा हूं मैं आपको। मीडिया से बचते हैं, वहां से आने के बाद में मीडिया के सामने नहीं आए। एक आदमी जो चंद्रमा के ऊपर जाकर के आ गया, उसका तो काम इतना विशाल, इतना बड़ा हो जाना चाहिए कि न मालूम हजारों कम, उसके ऑटोग्राफ के लिए करोड़ों रुपया मिलना चाहिए उसको, एक ऑटोग्राफ की इतनी कीमत होनी चाहिए।
उसके साथ में फोटो खिंचाने के लिए लाइन लगनी चाहिए। बोलो, मीडिया में छा जाना चाहिए वो व्यक्ति, उसकी फोटोएं छा जानी चाहिए, हजारों कंपनियों का ब्रांड एम्बेसडर हो जाना चाहिए, अरबों अरबों रुपया लेवे, वो सिर्फ इतना सा कह देवे कि आपकी कंपनी का ये जो टी शर्ट है ये बहुत अच्छा है, ये मैं पहनता हूं, बस समझ लो आप करोड़ों रुपया देने को तैयार है कंपनियां, है कि नहीं ऐसा? उसके बावजूद वो मीडिया से बचता रहा, क्यों? उसके पास जवाब ही नहीं थे, मीडिया न मालूम क्या पूछ लेगी। समझ में आ रही है बात? क्या ये मीडिया वाले लोग हैं, न मालूम कौन सा प्रश्न कर ले, क्या था और क्या था, मैं क्या जवाब दूंगा, वो गया ही नहीं, वो वहां तो वहां जाकर के नहीं आया। इनकी बात करो आप, तो इन पुद्गलों के आविष्कारों की बात करो, इस विज्ञान की बात करो जो विज्ञान कुंदकुंदाचार्य देव ने बतलाया है, इस साइंस की बात कर रहा हूं मैं, जो 140 नंबर की गाथा में इन्होंने कह दिया है कि पुद्गल के परमाणुओं में इतनी सामर्थ्य है कि सुई की नोक जितने हिस्से में अनंतानंत पुद्गल परमाणु, और इतना ही नहीं, ये कह रहे हैं लोग के सारे पुद्गल परमाणु आकर के इकट्ठे हो सके, ऐसी सामर्थ्य है एक प्रदेश में, ऐसी सामर्थ्य है। सन 1995 के आसपास, जब 1995 में हमने कंप्यूटर सीखा पहली बार, कंप्यूटर सीखने के लिए गए, तो उस समय वहां फ्लॉपी चलती थी, फ्लॉपी डिस्क 1.2 MB उसकी कैपेसिटी होती थी, इतनी बड़ी 6 इंच की, इतनी बड़ी साइज होती थी उसकी, इतनी बड़ी साइज कितनी होती थी, कैपेसिटी कितनी, 1.2 MB फिर साल 6 महीने में टेक्नोलॉजी थोड़ी सी डेवलप हुई और फ्लॉपी की साइज इतनी से घट करके 3 इंच की रह गई, लेकिन कैपेसिटी बढ़ गई। 1.2 MB से डेवलपमेंट हुआ तो 1.44 MB की होगी, साइज छोटी हो गई, 1.44 MB। उसके बाद में फिर सीडी का जमाना आ गया, डीवीडी का जमाना आ गया, पेन ड्राइव का जमाना आ गया, डेटा कार्ड का जमाना आ गया, इतनी सी चिप, कैपेसिटी कितनी। आज भी हमारे घरों में वो 1 GB की पेन ड्राइव रखी होंगी जो किसी काम की नहीं है, एक वीडियो नहीं आता उसमें, तो किसी काम की नहीं है, 1 GB का क्या करो उसको। आज भी घरों में वो कंप्यूटर डिब्बे जैसे रखे हुए होंगे जिनकी कैपेसिटी समझ लो कुछ 2-4 GB की थी, क्या करें, उनका कैपेसिटी नहीं। और जमाना कितना बदल गया है, 1 GB 2 GB, फिर आज तो कितनी बढ़ते बढ़ते 832 से बढ़ करके 256 और 512 तक आ गए हैं शायद कार्ड है, और टीवी चल रही है। बोलो, 2 TB ली थी मैंने एक्चुअली कितने 5-6 साल पहले, 2 TB न्यू जर्सी से लाया था, वो फुल हो गई। उसके बाद में मैं कहां से, मियामी से लेकर के आया 4 TB, वो कितने साल पहले, उसको भी 2-1 साल हो गए, वो भी फुल हो रही है। कितने 4000 GB, 6000 GB का डेटा फुल है, किससे, प्रवचनों से। क्या कैसे आ रही इतनी सी चीज, और कैसे जेब में रख लो उसको, इतनी सी पॉकेट साइज, मोबाइल जितनी सी, ये डेटा कार्ड लगा लिया आपने और हजारों चीजें उसके अंदर आ रही है। सुनो, ये आविष्कार कैसे हो रहे हैं, ये आचार्य देव कह रहे हैं, कुंदकुंद स्वामी। कुंदकुंदाचार्य को पता था इस बात का, कैसे रिसर्च होगी, किस तरह के आविष्कार होंगे। कुंदकुंदाचार्य देव ने कौन सी रिसर्च और कौन सी लेबोरेटरी में जाकर के ये अनुसंधान किया था कि ये एक आकाश के प्रदेश पर इतने परमाणु आ जाएंगे। बोलो, अरे आप जिस साइंस की बात कर रहे हैं उस साइंस के बीज आपको यहां मिलेंगे। माने उन संतों के द्वारा लिखी गई ये बातें, माने वो टेक्नोलॉजी जो अध्यात्म ज्ञान की थी, जो अंतरंग विज्ञान की बातें हैं, वो टेक्नोलॉजी कितनी डेवलप थी उस समय, जिस समय उन्होंने ये बातें कही है। मुझे सोच सोच करके आश्चर्य लगता है कि आज यदि ये टेक्नोलॉजी नहीं होती, माने साइंस इतनी डेवलप नहीं होती, तो आचार्य कुंदकुंद स्वामी की इस 140 नंबर की गाथा को समझना कितना कठिन होता हमारे लिए। यार क्या बातें कर रहे हैं, एक प्रदेश के ऊपर अनंत पुद्गल परमाणु आ जाएंगे, ऐसे कैसे आ जाएंगे? बोलो, एक प्रदेश पर अनंत पुद्गल परमाणु अभी कितने आए हैं?
अभी कितनी टेक्नोलॉजी डेवलप होना बाकी है। अभी तो आपकी जो टीवी है वो टीवी की साइज मोबाइल बराबर है ना। अभी तो टीवी की साइज घट करके पेन ड्राइव बराबर होने वाली है, डेटा कार्ड बराबर होने वाली है। बोलो नहीं होगी? चश्मे में चलेगी टीवी, चश्मे में आ जाएगी, तो दिखती रहती है इस तरह की चीजें, स्क्रीन पर आ जाएगी। ये दीवार को आप ऐसी कंप्यूटर स्क्रीन बना लोगे, इस तरह की चीजें नहीं आती है। चाहो जो कर लो, आप कुछ भी कर सकते हो। माने आज इंटरनेट के माध्यम से कितने काम किए जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं भाई साहब, ये ऑनलाइन जितने भी काम हो रहे हैं, जितना विकास दिखाई दे रहा है, उसके पीछे इन सबका योगदान है। और इतना ही नहीं, काव्य अपूर्व दिशती पुद्गल तपस्या एरिसी शक्ति, पुद्गल द्रव्य की कोई अपूर्व शक्ति दिखाई देती है। ये संतों ने लिखा है। पुद्गलों की शक्ति की बात कर रहा हूं, आत्मा की शक्ति की नहीं। आत्मा की तो अचिंत्य शक्ति है। जब पुद्गल के परमाणुओं में इतनी शक्ति है तो आत्मा की शक्ति कितनी होगी? ये कम शक्ति है पुद्गलों की। इसमें गाथा इस तरह की आई जिसमें पुद्गल के स्वरूप बताते हुए कहा, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द ये पुद्गल है। ये रोके जा सकते हैं, इन्हें बांधा जा सकता है। ये पुद्गल के शब्द टकराते हैं, ये ध्वनि टकराती है। इसमें स्पर्श नाम का गुण है। ये पुद्गल है ना शब्द, इसमें स्पर्श नाम का गुण है। ये स्पर्श का है, शब्दों में स्पर्श है क्या? स्पर्श शब्द नहीं है ना, स्पर्श है भाई साहब? नहीं समझ में आ रही? अब समझ में आएगी। देखो अब समझ में आ रही है कि नहीं आपकी? कि क्या हुआ कि ये जो शब्द निकल रहे हैं ना, ये हाथ से टकरा करके रुक गए, इसलिए आप तक नहीं पहुंच पाए। ये जो शब्द यहां से निकल रहे हैं, ये पुद्गल के परमाणु हैं। ये पुद्गल के परमाणु यहां से गमन कर रहे हैं, फ्लो है उनका। और ये पुद्गल के परमाणु यहां से निकल करके जब गमन करते हैं तो यहां से गमन करके आपके कर्णेंद्रिय से टच होते हैं। क्या ये फ्रीक्वेंसी बनती है, भाषा की तरंगे बनती हैं। ये कर्णेंद्रिय के साथ में टकराती हैं तो आपको सुनाई देता है। टकराते हैं ये शब्द। और कभी ज्यादा तेज टकरा जाए मान लो तो कान के पर्दे फट जाते हैं, खून बहने लगता है। बम विस्फोट हुआ बाहर और खून बहने लगा तुम्हारे कान से यहां, ये क्या हुआ? किसने मार दी? उन शब्दों ने आकर के स्पर्श किया है। बड़े बड़े जब विस्फोट होते हैं तो गर्भपात हो जाते हैं भाई साहब। क्या दीवारों में दरार पड़ जाती है? घर की दीवार में दरार कैसे पड़ गई? कि वहां विस्फोट हुआ, किसी के यहाँ सिलेंडर फट गया वहां और आपके घर में दरार आ गई। ये क्या हुआ? ये कैसे आया? वो स्पर्श, उन शब्दों की आवाज है, शब्दों में ताकत है, शब्दों में पावर है, स्पर्श नाम का गुण है जो आकर के टकरा रहे हैं, इससे होता हुआ दिखाई दे रहा है। और सुनो गजब की बात, हमारे आचार्य देव न केवल पुद्गलों की इन गमन शक्ति के बारे में बात करते हैं, आचार्यों ने पुद्गलों की इन परिणमन शक्ति के बारे में बातें की, डुप्लीकेट होने के बारे में बातें की। डुप्लीकेट हो जाता है, एक कॉपी हो जाता है। जैसा यहां दिखाई दे रहा है ये फोटो कॉपी हो गई, इधर से इधर ये डुप्लीकेट बन गया। ये कैसे बन रहा है? इतना ही नहीं, वो कंप्रेस शक्ति के संदर्भ में चर्चा करते हैं हमारे आचार्य। वो कंप्रेस के अलावा वो ये कहते हैं, अभी तो ये बात कही ना, एक आकाश के प्रदेश पर आकर के इकट्ठे हो रहे हैं। वो आचार्य देव ऐसी बातें कहते हैं कि वो जो अनंत पुद्गल परमाणु हैं जो एक प्रदेश में आकर के रह गए, ये एक प्रदेश में आकर के रह जाने के बावजूद भी वे पुद्गल के परमाणु स्वतंत्र अपना अपना काम करते हैं। बोलो, टकराते नहीं है, डिस्टर्ब नहीं करते एक दूसरे को, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। कि भरोसा नहीं होता तो देख लो आप, आचार्य ने से बातें लिखी थी शास्त्रों में और वैज्ञानिकों ने इन बातों को प्रूव कर दिया अपने कार्यों के माध्यम से। उसी पेन ड्राइव की बात करो, उसी डेटा कार्ड की बात करो जो आपके हाथ में दिखाई दे रहा है। क्या क्या है इसमें? आपके मोबाइल की मेमोरी में क्या क्या है बताओ? क्या क्या है दिवाकर जी? सब है। सब माने क्या? प्रवचन भी होंगे, भजन भी होंगे,
कई विद्वानों के प्रवचन होंगे, फोटोएं भी होगी, अकाउंट्स का डेटा भी होगा, फाइलें भी होगी, किताबें भी होगी, ग्रंथ भी होंगे, है ना। ये तो मैं वही बातें बतला रहा हूँ जिसकी मैं कल्पना करता हूँ, बाकी आपके पास जो कुछ भी हो तो आप जानो। ये सारी चीजें यदि आपके पास में है तो कभी ऐसा नहीं होता कि सुमन भाई साहब का प्रवचन चलते चलते कभी संजीव बोला आ जाए बीच में, ऐसा नहीं होता। नहीं, एक का भजन चलते चलते दूसरे का सुनील जी का भजन चलने लगे, बीच में आधी लाइन तो उनकी आ गई, फिर आधी लाइन डॉक्टर भाजिल जी की आने लग गई। दोनों के प्रवचन है उसी में, उसी जगह पर अन्योन्य भाव है, उधर की जगह अन्योन्य भाव है। कैसे अन्योन्य? ये समंत भद्राचार्य देव को ये बातें किसने बतलाई कि पुद्गल के परमाणुओं में ऐसा अन्योन्य भाव है? ये कहां से आई ये बातें? और यदि अन्योन्य भाव नहीं होता तो ये रिसर्च कैसे हो सकती थी? आप घबराते भाई साहब, मैं यदि इसमें एक चीज डाल रहा हूं तो दूसरी डालूंगा तो आपस में मिल जाएगी। सब सेपरेट रहती है सारी फाइलें, एक दूसरे में मिलती नहीं है और एक ही जगह पर है। और उसकी यदि लैंग्वेज आप जाकर के देखो तो कोड्स में है, कुछ नहीं है वहां। क्या है क्या चीज वहां क्या धरा है? 0101 बस कोड दिखाई देंगे आपको और कुछ नहीं है। ये क्या है यार, ये चक्कर एक दूसरे में मिल नहीं रहे हैं, ये मिल नहीं रहे हैं। ये तो बातें आपको आज दिखाई दे रही है क्या? ये बातें आचार्यों ने लिखी है, ये बातें आपको पहले सीक्रेट होती क्या, ये बताओ। बात समझ में आ रही है? एक चीज को गर्म करते हैं हम तो एक चीज गर्म होती है और एक चीज गर्म नहीं होती है। माइक्रोवेव में सामान गर्म करो, आप बर्तन रखा आपने माइक्रोवेव में, बर्तन गर्म नहीं होता है? और उसके अंदर रखी हुई चीज गर्म हो जाती है। यार ये क्या बात है, ऐसा कैसे हो रहा है? अन्योन्य भाव है भाई साहब। मन देखो कौन सी चीज किस जगह पर इफेक्ट करेगी। एक दवाई आपने ली, सर दर्द हो रहा है, मुंह से ली, पेट में गई, दर्द सर का सही हो गया। क्या है लफड़ा है? तो हो क्या रहा है यार? ये सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है। मुंह से दवाई ली है, पेट में गई है, सर का दर्द सही हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। एक व्यक्ति को रिएक्शन कर जाती है, एक व्यक्ति का दर्द सही हो जाता है। ये क्या कर रही है? ये हो कैसे रहा है? या अन्योन्य भाव नहीं होता तो सर पकड़ करके बैठ जाते, यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा हो कैसे रहा है। ये जनागम सिद्ध कर रहा है ना इन सब बातों को। ये इस टेक्नोलॉजी को देख करके सारी बातें प्रूफ नजर आ रही है कि नहीं, अरे ये तो पुद्गल के आविष्कारों की बात है, इनमें कुछ दम नहीं है। जिनागम में जो अनुसंधान किया है, वीतरागी संतों ने जो बातें बतलाई है, वो बातें कुछ अलग हटके है भाई साहब। वो बातें यदि एक बार समझ में आ जाए, तुम्हारे को वो चमत्कार ऐसे दिखे कि ये चमत्कार कुछ नहीं है उसके सामने। आपको टीवी का चमत्कार नजर आ रहा है, आपको इंटरनेट का चमत्कार नजर आ रहा है, आपको गूगल चमत्कारिक नजर आ रहा है। एक प्रश्न डालो और जवाब मिलता है। आपको ये चमत्कार नजर नहीं आ रहा, जानो आत्मा को और लोग जानने में आ जाता है, ये चमत्कार नहीं दिखता है। ये कैसा चमत्कार है कि ये श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान में बदल जाता है? ये कैसा चमत्कार है? एक ऐसा चमत्कार है कि एक रागी जीव वितरागी बन जाता है। एक ऐसा चमत्कार है कि अंतर्मूर्त में ये संसार दशा में रहने वाला जीव सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाता है। एक ऐसा चमत्कार है कि शरीर नहीं रहता है और अनंत अतीन्द्रिय आनंद का उपभोग करता है। ये चमत्कार नहीं दिखते हैं आपको? ये कैसे चमत्कार है बताओ? आपको ये ज्ञान के चमत्कार समझ में नहीं आते हैं कि देख रहे हैं इनको और दिख रहा है हमारे को घर पे। ये ज्ञान के चमत्कार समझ में नहीं आते। ये वस्तु का चमत्कार है, ये अद्भुत चमत्कार है भाई साहब। ये चमत्कारिक तत्व है, ये ज्ञान तत्व जिसकी महिमा आनी चाहिए हमारे को। लेकिन क्या स्थिति है? मोह की महिमा देखो, मोह की महिमा देखो, क्या तेरे मन में समाई, तुझे अपनी ही महिमा न आई, तुझे अपनी ही महिमा न आई।
सबकी महिमा आ रही है, पुद्गलों की महिमा आ रही है, जड़ की महिमा आ रही है, अचेतन पदार्थों की महिमा आ रही है, टेक्नोलॉजी की महिमा आ रही है, साइंस की महिमा आ रही है, आविष्कारों की महिमा आ रही है। अरे तुझे ज्ञान की महिमा नहीं आती है? इन सारे आविष्कारों को करने वाला कौन है? इन शक्तियों को पहचानने वाला कौन है? ये द्वादशांग के ज्ञाता कैसे हो जाते हैं? तुम्हें उन रिद्धिधारी मुनिराजों के ज्ञान सेवकियों की महिमा नहीं आती है? 18 भेद किए बुद्धि रिद्धि के, जरा उनको उठा करके देखो कैसे चमत्कार है, तुम्हें समझ में आएगा। तुम्हें चमत्कारों की महिमा आ रही है। चमत्कार लाइन लगा करके खड़े हो जाए, ये ऐसे चमत्कार है। चैतन्य चमत्कार के आगे ये सारे पुद्गल के चमत्कार पानी भरते हैं। ये ऐसा चैतन्य का चमत्कार है, ये अतीन्द्रिय आनंद है। ही सुख के लिए दौड़े जा रहे हैं और कहीं सुख नहीं मिल रहा है, और देखो अपने स्वभाव को, ये सुख का खजाना अंदर में भरा हुआ है। ये चमत्कार नहीं है, कुछ नहीं किया था हमने। जिनके पास में सब कुछ है सुखी होने के नाम पर, फिर भी सुखी नहीं है, और इनको देखो कुछ नहीं कर रहे हैं और परम सुखी है। ये कैसा चमत्कार है? ये कैसी टेक्नोलॉजी होगी? मैं सोचता हूँ कई बार, दिमाग काम करना बंद कर देता है, यार जनार्दन में कैसी टेक्नोलॉजी बतलाई है। एक समय में जीव 14 राजू चला जाता है, परमाणु 14 राजू चला जाता है, 3 समय में जीव परलोक में चला जाता है, जहां जन्म लेना है उस जगह पर पहुंच जाता है। ये कैसी टेक्नोलॉजी है? एक समय के राग रूप परिणामों से अनंतानंत कर्म वर्णाएं आकर के आत्मा के साथ में बंध जाती है। ये कैसी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से आपके कर्म संक्रमित हो जाते हैं, कर्मों का उत्कर्षण अपकर्षण हो जाता है। ये कितना बड़ा कंप्यूटर लगा हुआ होगा बोलो अंदर। ये कैसा सेटअप है? बैठाओ आप इस तरह का सेटअप। कौन कंट्रोल कर रहा है उन पुद्गल के परमाणुओं को? ये जैन दर्शन का विज्ञान, ये जैन दर्शन की टेक्नोलॉजी, ये कुछ अद्भुत है भाई साहब। ये दिमाग के परे है। थोड़ा सा अपने उपयोग को, थोड़ा सा अपनी बुद्धि को इस टेक्नोलॉजी को जानने में लगाओ, इसमें लगाओ थोड़ा सा अपना उपयोग। ये बुद्धि मिली है, मनुष्य जीवन मिला है भाई साहब, ये बर्बाद करने के लिए नहीं है, ये पत्थर फोड़ने के लिए नहीं है। खेत को खजानो ताकि अज्ञानी नारद कहे, एक जड़ मिट्टी धूल मिट्टी को इकट्ठा करके समझता है कि मैंने कमा लिया है, मैंने ये काम कर लिया, मैंने ये काम कर लिया। तुझे ठिकाना नहीं है कि इकट्ठा कर करके क्या होगा इसका। भोगने की फुर्सत नहीं है तेरे पास में, भोग पाएगा नहीं और भोग सकता नहीं। और आज तक एक भी पुद्गल के परमाणु को तूने भोगा हो तो तू सिद्ध करके बतला कि मैंने इसको भोगा है। भोग नहीं सकता है किसी पुद्गल के परमाणु। मैं भोगता हूं, पागल है, पागल जैसी कल्पना कर रहा है, भोग सकता ही नहीं है। कह रहा मैं भोग रहा हूं, कर सकता है? क्या क्या किया है बतलाओ। मैंने इतना कमा लिया, मैंने इतना इकट्ठा कर लिया। ये जीवन बर्बाद कर रहा है। ये दुर्लभ मनुष्य जीवन के अमूल्य क्षण ये बर्बाद जा रहे हैं। ये धूल धूल इकट्ठा करने में बर्बाद जा रहे हैं। बहुत बहुमूल्य है भैया, बड़ी मुश्किल से मिला ये मनुष्य जीवन, ये साधारण नहीं है। ये सब कुछ छोड़ छाड़ करके इधर लग जाने योग्य है, सब कुछ छोड़ करके। ये जीवन कितना दुर्लभ है। इस जीवन की दुर्लभता के संदर्भ में 2 प्रवचन है मेरे YouTube पर। एक नैरोबी में किया, वो सुना होगा बहुत लोगों ने, यहाँ भी सुना होगा कदाचित, और एक अभी किया मैंने सिंगापुर में। दोनों में मैटर अलग अलग है, बातें अलग अलग है। कितना दुर्लभ है, हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। एक क्षण में बात करते करते अटक आ जाता है। ये क्या हो गया? अभी तो दिख रहे थे, अभी खत्म हो गए। ये क्या हो गया? पूछो वैज्ञानिकों से, डॉक्टरों से पूछो, तो डॉक्टर भी कह देते हैं भाई साहब अब तो दवा से नहीं, दवा से काम नहीं चलेगा। ऐसा हो जाता है, चलते चलते दुर्घटनाएं हो जाती है। कई परसों हो गई हमारे परिवार में, बाइक पे जीजा जी लगते हैं, वो मुंबई पूना हाईवे पर प्रसन्न सागर जी को विहार करा रहे थे। मुंबई से पूना हाईवे पर उनके साथ में जा रहे थे वहां, और वो रोड क्रॉस होते समय महाराज के साथ में थे हाईवे पर, रोड क्रॉस करते समय बस ने टक्कर मार दी। तो अभी खत्म है, बस समझ लो आप स्थिति। सब जवाब दे दिए डॉक्टरों ने। तो उनके साथ ऐसा हो गया। अरे अभी मेरे साथ में होने वाला है, रात को मालूम है आपको। वॉशरूम में जाऊंगा मैं और पैर फिसलने वाला है और हड्डी टूट जाएगी। इलाज कराना पड़ेगा ललितपुर वालों को। अरे नहीं पंडित जी ऐसी बातें मत करो, आप शुभ करो। ये शुभ शुभ बोले, इसमें अशुभ क्या है बताओ मेरे को।
जो परिणाम मुझे तत्व ज्ञान की तरफ उन्मुख करे वो परिणाम अशुभ है कि शुभ है? बेटी कर बोलो। जिस चर्चा को करने से मेरा उपयोग जनवाणी पढ़ने के लिए लगे, जिस विचार और जिस चर्चा से मैं जनवाणी पढ़ने के लिए प्रयत्नशील हूं, उस विचार को मैं अशुभ कैसे कहूं? आप उसे अशुभ कह रहे हो और मैं ये कह रहा हूं ऐसा तो शुभ विकल्प है, ये क्यों नहीं आता है? मैं कई बार इस तरह की बात कहता हूं, एक वाक्य मैं कहता हूं, आप लोगों ने अपनी लाइफ में कई बार बोला होगा, सोचना अपने अपने हृदय पर हाथ रख करके, और नहीं बोला हो किसी व्यक्ति को हाथ खड़ा करके बताना। आज तो बाल बच गए। बोला है गोल्डी भाई? बोला है? आपने बोला राकेश जी? अजय जी भाई तो आपने भी? अच्छा जी, क्यों? कई बार सबने एक हाथ खड़ा नहीं हुआ है। अरे जी हमें हरकत किया है बाल एकदम तेजी से, फिर धड़कन नहीं रुकी होगी आपकी थोड़ी देर? आपकी बात नहीं कह रहा हूँ, सबकी यही हालत है। अभी रोड क्रॉस करते समय एक तेजी से आती हुई गाड़ी हमारे बगल में आकर के एकदम रोक ले, बहुत तेज स्पीड से, बहुत तेज स्पीड से आई, ब्रेक लगा लिया, उसने रोक लिया। धड़कन 10 मिनट तक, अब कहो उसको 2-4 सुनाने लग जाएंगे, देख के नहीं चलता है, तो पलट करके मेरे भाई साहब देख के करा तब तो बच गए। कैसे गाड़ी चलाते हो? ऐसा ही तो चलाता हूं यार, नहीं तो उड़ा देता। ऐसा लगता है ये क्षण कभी भी आ सकता है ना किसी के भी लाइफ में। बताओ, आज तो बच गए, सुनो, अब यदि दोबारा ये वाक्य आपकी जबान पर कभी आए तो विचार करना, आज तो बच गए, लेकिन दोबारा ऐसी घटना घटेगी तो पता नहीं बचेंगे कि नहीं बचेंगे। पाँव तो किसी का भी फिसल सकता है ना सीढ़ियां उतरते समय। मोबाइल प्लग ये चार्ज करते समय प्लग लगाया, एकदम स्पार्किंग हो गई तो झटका तो लग सकता है ना, कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। नहीं फिर भी माथे पर हमारे यूं नहीं रहती, दूसरे मर गए, वो मर गए, ये मर गए, इनके साथ ऐसा हो गया, उनके साथ ऐसा हो गया, बातें करते रहो दूसरों के बारे में। अरे ये तत्व ज्ञान मिल गया है हमारे को। मैं यहाँ घबराहट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मौत की चर्चा करके आपको डराने की बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इस मौत के काल में भी तू नहीं मरने वाला तत्व बैठा है, इसको समझ एक बार। एक बार ये बात हमारे हृदय में जग जाए, समझ में आ जाए, तो ये मौत का डर नहीं होता है, फिर घबराहट नहीं होती है, फिर हमारे को इस बात की चिंता नहीं होगी कि देह छूट जाएगी तो क्या होगा। ये बात समझ में तो आ जाए कि मैं हूं कौन, ये देह रूपी देवालय में बैठा हुआ ये चेतन तत्व कौन है। ये बातें आपको विज्ञान से समझ में नहीं आएगी, इन बातों का जवाब आपको साइंस नहीं देगी, इन बातों का जवाब साइंटिस्ट नहीं दे पाएंगे, इन बातों का जवाब आपको आगम से मिलेगा, जनवाणी से मिलेगा, ये कुंदाचार्य की वाणी में मिलेगा। इन बातों को गहराई से समझना भाई, और इन बातों को गहराई से समझकर अपने जीवन में उतारना, तभी मनुष्य जीवन की सार्थकता है। बाकी तो दिन बीत रहे हैं, कुछ दम नहीं है, हमारे अपन मनुष्य जीवन को सफल सार्थक करें, इसी भावना से बात करेंगे।